आप आ जाइए, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। नादिर खान ने कहा कि यह ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर करीब 12 बजे नादिर खान और जहीर हुसैन एडवोकेट हमारे घर पहुँचे। नादिर खान एक सज्जन व्यक्ति थे। वह सादे कपड़ों में आया और अपने साथ एक बयान लिखने वाला व्यक्ति लाया। मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। अगर कुछ गलत लगे तो कृपया मुझे क्षमा करें। आवश्यक प्रक्रिया के दौरान कुछ शब्दों को उलट भी दिया जाता है। मैं अपनी भाभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, नादिर खान ने कहा। मामा थोड़ा घबरा गए, हालांकि वह ज्यादा बात करने की आदी नहीं थी। मम्मा कम बोलती थी और मुश्किलों से डरती थी। तब ताया अबू ने कहा, हाँ आप पूछ सकती हैं, जो भी पूछना है भाभी। माता पिता का बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल बेगमों तक ही सीमित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि इम्तियाज साहब देश छोड़कर चले गए विदेश? तुम क्यों गए थे, जबकि आप लोग बहुत अमीर हैं और आप लोगों के पास बहुत संपत्ति है? बाहर की दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन कम से कम यह कहा जा सकता है कि इम्तियाज साहब नौकरी की तलाश में हैं या कुछ और करते हैं, इसलिए वे देश से बाहर नहीं गए। हाँ, शायद प्रॉपर्टी को लेकर ही उनका अपने परिवार वालों से कुछ मतभेद था। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। पहले वह लंदन आए और वहाँ उन्होंने मेरे पिता से मुलाकात की। वह लंबे समय तक मेरे पिता के साथ रहे और मैंने उनसे शादी कर ली। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मनामा कंपनी के साथ उसकी डील लंदन में चल रही थी। इस कंपनी ने उन्हें आमंत्रित किया। सबसे पहले वो एक उत्पाद पर्यवेक्षक थे और बाद में महाप्रबंधक के पद पर आसीन हुए। उन्हें एक अच्छा वेतन और एक सम्मानजनक पद दिया गया। चूंकि हमारी संपत्ति पाकिस्तान में थी, वे अक्सर यहाँ आते थे और 10-15 दिन बाद हिसाब किताब लेकर लौट जाते थे। मैं भी इसकी पुष्टि करता हूँ, जहीर हुसैन ने कहा। जी, नादिर खान ने अपने साथ आए संपादक को इशारा किया और संपादक ने मामा के इस कथन को तीव्र गति से लिखना शुरू किया। तब नादिर खान ने कहा, यहाँ क्या उन्होंने कभी आपको अपने मतभेदों के बारे में कोई विवरण बताया या नहीं? नहीं, मैंने कभी उनके निजी मामलों में दखल नहीं दिया और न ही उन्होंने हमें कभी अपने परिवार के बारे में बताया। इतनी सहनशीलता से एक बार मैंने उनसे यह पूछा तो उन्होंने गंभीरता से कहा कि बेगम, ऐसी कई बातें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं और आपको न बताने के कुछ कारण हैं। मेरी गुजारिश है कि आप भी मुझसे इस बारे में सवाल न पूछें। उस दिन के बाद से मैंने उससे फिर कभी कुछ नहीं पूछा। मुझे लगता है कि आपका बयान पूरा हो गया है। बेटा, क्या आप लोग इस संबंध में मेरी मदद कर सकते हैं? नादिर साहब, बाबा ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी भी दिलवा दी और मैं अब भी वही काम कर रहा हूँ। अल्लाह की कृपा से हमारी इतनी आमदनी हो गई थी कि कभी धन संपत्ति आदि की बात ही नहीं होती थी। हाँ, जब हम उनसे पाकिस्तान आने की बात करते थे तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते थे। वे कहते थे कि पाकिस्तान में उनकी दुश्मनी चल रही है और वे नहीं चाहते कि उनके दुश्मन हमें नुकसान पहुँचाएं। उन्होंने कभी दुश्मन की पहचान नहीं की। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अब जहीर हुसैन साहब, हमें क्या करना चाहिए? इन लोगों द्वारा इम्तियाज अहमद की मौत की रिपोर्ट दर्ज करें और इस शव के संबंध में कार्रवाई का विवरण भी दर्ज करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके द्वारा इंगित किए जाने के बाद मैंने फ्लैट को फिर से सील कर दिया है। श्री जहीर हुसैन, मैं आपके और इन दोनों सज्जनों की उपस्थिति में फ्लैट की तलाशी लेना चाहता हूँ। हालांकि इस संबंध में जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं आपको इन मामलों में शामिल रखना चाहता हूँ। यह आपका सम्मान है, एसएचओ साहब। मुझे पता है कि आप हमारे साथ आश्चर्यजनक सहयोग कर रहे हैं।
जहीर हुसैन ने कहा, कुछ चीजें हैं जिन पर अभी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को फ्लैट पर बुलाऊंगा। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सरफराज ने कहा, साथ ही यह भी देखूंगा कि मुझे किन सूत्रों से रामजी के बारे में जानकारी मिल सकती है। मसलन जिस कंपनी के नाम पर ये फ्लैट बने हैं, जिसके नाम पर इस कंपनी की रजिस्ट्री है, और भी बहुत कुछ। रामजी साहब का पता जरूरी है। हम यह प्रारंभिक कार्य करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। मेरा आपसे एक अनुरोध है, SHO साहब, ताया अबू ने कहा। हाँ बोलो, क्या उस कब्र की पहचान करना संभव होगा जहाँ मेरे भाई को एक परित्यक्त शरीर के रूप में दफनाया गया है? इस कब्र का पता अस्पताल से चलेगा। मैं जानकारी लूंगा और आपको उस कब्र तक ले जाऊंगा, SHO ने कहा। इस बीच सरफराज भाई और मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे थे। हालांकि रिपोर्ट मेडिकल लैंग्वेज में थी, लेकिन हम थोड़ा बहुत समझ पाए। रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। गर्दन आदि पर कोई दबाव के निशान नहीं मिले और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। सिर्फ इतना लिखा था कि मौत दम घुटने से हुई है। यह रिपोर्ट नादिर खान को लौटा दी गई। नादिर खान ने कहा, मैंने शरीर को सपाट उठाया। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिससे लगे कि इम्तियाज साहब का किसी से कोई संघर्ष था या किसी से हाथापाई के दौरान उनकी मौत हुई हो। हार्ट अटैक आदि का भी संकेत नहीं दिया गया। वैसे भी ये सब बातें हमारे बीच हो चुकी हैं। अब बताओ, तुम उस फ्लैट में जाना चाहोगे? हाँ नादर साहब, जब आप इतनी दया कर रहे हैं तो कृपया इस पीड़ा को सहन करें। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। सरफराज भाई और मैंने कपड़े बदले। ताया अबू ने खुद हमारा साथ देने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद हम नादिर खान की कार में गए। नादिर खान ने जहीर हुसैन के ऑफिस के सामने कार रोकी और जहीर हुसैन संपर्क में रहने का वादा करके वापस अपने ऑफिस चला गया और हमारी कार उस फ्लैट की ओर चली गई जहां हमारे पिता की मृत्यु हुई थी। कुछ देर बाद कार उस बिल्डिंग के सामने रुकी जहां वह ठहरे हुए थे। नादिर खान के पास चाबी थी। उसने मुहर का इशारा किया और मुहर ने सील तोड़कर ताला खोल दिया। हमने नादिर खान के साथ प्रवेश किया। जैसे ही हमने फ्लैट में कदम रखा, हमें एक सनसनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई और भी मौजूद हो। फ्लैट में बाहर से ज्यादा ठंड थी। दरवाजा बंद करो, नादिर खान ने संपादक की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने सरफराज भाई से कहा, आओ। वह उन्हें एक कमरे में ले गया। फिर उसने एक तरफ इशारा किया और कहा, लाश यहाँ पड़ी थी। मैं और सरफराज भाई इस जगह पर गए थे। दिल पर दबाव महसूस हुआ और आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने हाथों को फर्श पर रगड़ने लगा। मुझे अपने पिता का स्पर्श महसूस हो रहा था। अपने दूसरे हाथ से मैंने अपनी अश्रुपूरित आंखों को पोंछा और फिर नीचे फर्श की ओर देखा। कालीन के रंग से मेल खाते करीब 2.5 इंच लंबे कुछ बाल जमीन पर पड़े नजर आए। मैंने हाथ बढ़ाकर उस बाल को उठाया और हथेली पर रखकर ऊपर उठाते हुए कहा, यह बाल कैसा है? देखो नादिर सर। नादिर खान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इस दौरान उसकी नज़र इधर उधर भटक रही थी। फिर उसने बालों को अपनी हथेली में दबा लिया। आपको यह कहाँ से मिला? वे इसी स्थान पर पड़े थे। वे यहाँ भी हैं। संपादक ने एक तरफ इशारा किया और हम उसकी तरफ मुड़ गए। ऐसे ही थोड़े थोड़े बाल कमरे के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहे थे। SHO आश्चर्य भरे स्वर में कहा, यह बिल्कुल किसी जानवर के बाल जैसा दिखता है। कौन सा जानवर हो सकता है? यूनिवर्सल मियाँ क्यों? क्या आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं? नादिर खान संपादक की ओर मुड़े और बोले।
संपादक ने ध्यान से बालों को देखा और फिर बोले, नहीं साहब, बहुत अजीब बाल।